जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं सैन इसिड्रो मूवमेंट की। क्यों है न्यूज में? Cuba, which has been under an authoritarian communist regime for more than 6 decades, a campaign by artists and activists demanding greater freedom of expression has started. So, question आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा, recently San Isidro movement was in news. It is related to which country? तो आपको याद रखना है, it is related to Cuba. और बेसिकली क्या है, क्यूबा में एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है और वो कैंपेन स्टार्ट किया है आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट ने। थोड़ा सा डीपर इसको डिग करते हैं। सो दिस इज योर क्यूबा, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो मूवमेंटो सैन इसिड्रो क्या है ये? इट स्टार्टेड 2 years अगो टू प्रोटेस्ट स्टेट सेंसरशिप ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। तो क्यूबा में बेसिकली आप देखें तो कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया गया है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। तो 2 साल पहले ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था जिसमें सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए थे जिन कानूनों के हिसाब से जो आर्टिस्टिक वर्क है उनको लिमिट कर दिया गया था, उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी। वहाँ से ये मुद्दा स्टार्ट होता है और उसके बाद क्यूबन जो नॉर्मल जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो भी इसको ज्वाइन करते हैं। The movement started in September 2018 when the Cuban government sought to enforce Decree 349, राइट? तो इसको भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ये उस कानून का नाम है जिस कानून के तहत इन लोगों को रोका गया था। द कल्चरल मिनिस्ट्री टू रिस्ट्रिक्ट कल्चरल एक्टिविटी इट डिड नॉट अप्रूव ऑफ, राइट? तो बेसिकली आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर अटैक किया गया था एक कानून के द्वारा, जिस कानून को डिक्री 349 कहा गया और एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, इनको रोका गया। उसके बाद इनके साथ जनता शामिल हो जाती है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिक्री, आर्टिस्ट, पोएस्ट, जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट गैदर्ड इन सैन इसिड्रो। सो बेसिकली सैन इसिड्रो क्या है? ये एक लोकेलिटी है और यहाँ पर ब्लैक लोग ज़्यादा रहते हैं, ब्लैक मेजोरिटी लोकेलिटी। तो सैन इसिड्रो क्या है? जगह का नाम है और मूवमेंटो का मतलब है इट इज सैन इसिड्रो मूवमेंट। आंदोलन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सो दिस इज इट अबाउट दैट न्यूज। लेट्स मूव टू अनदर न्यूज दैट इज भासनचार आइलैंड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, रिसेंटली भासनचार आइलैंड इज इन न्यूज। ये कहाँ से रिलेटेड है? या फिर कुछ आइलैंड्स आपको दे देगा और आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ सकता है। तो ये है रिलेटेड आपके बांग्लादेश से। Bangladesh has begun sending Rohingya refugees from overcrowded camps at Cox's Bazar to Bhasanchar, an island formed by sedimentation. So char is Bengali for sediment. चार का मतलब होता है सेडिमेंट। सेडिमेंट को बंगाली भाषा में चार कहा जाता है। तो बेसिकली भासनचार आइलैंड कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में है। और मुद्दा क्या है? रोहिंग्या रिफ्यूजीज को, जो कि जिनके कैंप लगे हुए थे कॉक्स बाजार में बांग्लादेश में, उनको वहां से मूव किया जा रहा है और उनको भासनचार भेजा जा रहा है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इशू। So it is a silt island in Bangladesh which is to accommodate 1 lakh Rohingya Muslims. तो लगभग 1 लाख रोहिंग्या मुस्लिम्स को इस आइलैंड में भेजने के बारे में प्लान किया जा रहा है। बांग्लादेश इज अ लो लाइंग डेल्टा नेशन। द आइलैंड 21 miles 34 kilometers roughly from the mainland, surfaced only 20 years ago and was never inhabited. तो ये जो भासनचार आइलैंड है ये बहुत पुराना आइलैंड नहीं है, ये लगभग 20 साल पहले आपको देखने को मिला और ये मेनलैंड जो बांग्लादेश है वहाँ से केवल 34 किलोमीटर्स है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब पहली बार इस आइलैंड में लोगों को भेजा जा रहा है, पहली बार इस आइलैंड में लोगों को इनहेबिटेट किया जा रहा है। रोहिंग्यास के बारे में आई एम डैम श्योर कि आपको सबको पता होगा, बट स्टिल लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। रोहिंग्या आर एन एथनिक ग्रुप फ्रॉम म्यांमार। तो बेसिकली कहाँ से रिलेटेड है रोहिंग्यास? म्यांमार से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन 2015 या फिर 2016 में, जहाँ तक मैं सही याद कर पा रहा हूँ, ये पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था। तो रोहिंग्यास जो है ये म्यांमार से रिलेटेड है और ये पॉपुलेशन जो है ये एक मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में रहती है और रखाइन जो प्रोविंस है ये वेस्ट म्यांमार में है, राइट? म्यांमार की गवर्नमेंट ने अभी तक इनको नागरिकता नहीं दी है और इनको रेसिडेंट फॉरेनर्स का दर्जा दिया गया है या फिर एसोसिएट सिटीजन का दर्जा दिया गया है। दिस इज द रीजन बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स रोहिंग्यास को नहीं दिए गए हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें स्टेटलेस सिटीजन तक कहा है, राइट? सो दीज आर द पीपल हु डू नॉट हैव एनी स्टेट। म्यांमार जो है इन्हें नहीं अपना मानता है। बांग्लादेश क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, इसलिए इन लोगों ने इन्हें शरण दे दी है, राइट? तो रोहिंग्यास जो है ये बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं और म्यांमार में बर्मीज लैंग्वेज बोली जाती है। तो दैट इज द रीजन देयर वाज अ क्लैश ऑफ कल्चर। इनके रिचुअल्स अलग हैं, इनका कल्चर अलग है, इनका रिलीजन अलग है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है दोनों चीज़ों में और काफ़ी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। और
अब ये कहा गया है आफ्टर स्पेशली आफ्टर 2013-14 कि रोहिंग्यास के ऊपर जो म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया है। मिलिट्री का ये आर्गूमेंट है कि हिंसा जो है रोहिंग्या की तरफ से स्टार्ट हुई थी, सो एंड सो फोर्थ। लंबी कहानी, म्यांमार के बारे में कभी पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये वो मुद्दा है, तो रोहिंग्यास को वहाँ से हटाने के बारे में बात हो रही है और हटाया भी जा रहा है। उसके बाद अगला एक छोटा सा टॉपिक है UNAOC यानी यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, UNAOC ऑन कल्चरल ऑफ पीस, राइट। तो न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इंडिया हैज़ क्रिटिसाइज्ड UNAOC। उनका ये कहना है, इंडिया का ये कहना है कि UNAOC जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये काफ़ी सेलेक्टिव है जब बात होती है अब्राहिम जो रिलीजन है उनको प्रोटेक्ट करने की, यानी इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को और जुडाइज्म के जब राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात आती है तो काफ़ी सेलेक्टिवली UNAOC जो है काम करती है। लेकिन जब बात होती है हिंदूज के राइट्स की, सिख्स के राइट्स की, बुद्धिस्ट एंड जैन्स के राइट्स की, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। ये एलिगेशन लगाया है इंडिया ने। अब ये कितना सच है कितना नहीं है, दिस इज नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज टू नो अबाउट UNAOC बिकॉज प्री में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सो क्या है ये? इट इज अ प्रीमियर ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरकल्चरल डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर स्टेट। ठीक, यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन 2005। एक तो आपने ये याद रखना है, एज द पॉलिटिकल इनिशिएटिव ऑफ मिस्टर कोफी अन्नान। तो उस वक्त जो यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, जो सेक्रेटरी थे, उनका नाम था कोफी अन्नान और उनके पॉलिटिकल इनिशिएटिव के तौर पर इसे स्टार्ट किया गया था 2005 में, राइट। ठीक, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। एक बार आप इसे पॉज कर लेना, इसको पढ़ लेना, सब फैक्चुअल है। बहुत कम चांस है कि एग्जाम में ये आएगा। बस आपने याद रखना है कि ये किसका इनिशिएटिव है, दूसरा आपने याद रखना है ये काम क्या करता है, तीसरा आपने याद ये रखना है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। ठीक, सो दिस इज इट। अगला जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे ब्रेक्सिट, और उसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए रहेगा, right? So take care of yourself. Thank you so much. God bless you.